गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी को नमस्कार। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक का पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान रहा है। इनके नाम पर ही 1900 से 1920 तक की अवधि को आधुनिक काल में द्विवेदी युग कहा जाता है। तो इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान के फलस्वरूप भी वो द्विवेदी युग कहलाता है। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और फिर बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका बारी बारी से देखेंगे। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो आते रहें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, जागरण, कवि वसंत, सुधा, सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। 1903 से 1920 तक की अवधि में तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन कार्य किया था। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? अभ्रंश, प्राकृत, शौरसेनी, पाली। तो उन्होंने शकुंतला जो अभिज्ञान शाकुंतलम की एक पात्र हैं और राजा दुष्यंत की रानी हैं, और जिन्होंने श्लोक कहा था प्राकृत भाषा में। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलती है। पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो पाठ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उस पाठ में विदुषी महिलाओं के नाम आए हैं शीला, विज्जा, अनुसुईया, गार्गी। शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे? शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में उसको पहचानने से मना कर दिया। इससे कुपित और अपमानित होकर शकुंतला ने उनसे दुर्वचन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई? नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई। कौन सी भाषा निर्धारित की गई? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटकों में स्त्रियों का द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे उस समय सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे और वही जन भाषा थी। अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया। पुरुषों के संवाद संस्कृत में रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह सारा दुराचार स्त्री के पढ़ाने का ही कुफल है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के शास्त्रार्थ में चक्के चौड़ा दिए थे। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था।
यदि वे पढ़ी लिखी न होती तो विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क नहीं कर सकती थी। उपयुक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की गई है। ऐसी महिलाओं की शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि स्त्री शिक्षा देश और समाज की प्रगति में सहायक है। शिक्षा से कोई अनर्थ नहीं होता। यदि शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी तो उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं थी। शिक्षा से यदि अनर्थ होता तो वह पुरुषों की शिक्षा से भी होता होगा। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो इसके कारण वर्तमान में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं है। अगला निम्नात्मक प्रश्न आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। दूरगामी मतलब भविष्य की दृष्टि से, दूरदृष्टि से इनकी सोच थी। इनका परिचायक कैसे है इसको स्पष्ट करना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध प्रथम बार सन 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। अनेक कुतर्कों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध की रचना करके स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन किया है। द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा को देश और समाज के लिए हितकर तथा आवश्यक मानते हैं। वह स्त्रियों की शिक्षा को अनर्थकारी नहीं मानते थे। शिक्षा को सामाजिक विधान और घरेलू अशांति का कारण द्विवेदी जी ने नहीं माना। द्विवेदी जी ने प्राचीन और धर्म ग्रंथों के से उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा का क्या किया है? समर्थन किया है। वह कहते हैं कि यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो उसको आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस निबंध में से पता चलता है कि वह खुली सोच के विचारक थे तथा उनकी दूरदृष्टि तक देखने में समर्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है ये भी, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा, समाज में केवल पुरुष ही नहीं होती है, स्त्रियां भी होती हैं। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको स्त्रियों को साथ लेकर चलना होगा। चूंकि समाज में स्त्रियां संख्या में आधी होती हैं, अतः उनको शिक्षा न देना आधे समाज को पिछड़ा बनाए रखना है। समाज के उत्थान के लिए उसके सदस्यों को अच्छी और ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसको आगे बढ़ा सके। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता है। यह शिक्षा पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। संपूर्ण समाज तभी प्रगति करेगा जब स्त्रियां शिक्षित होगी। स्त्रियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए उनको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विचारशील और समझदार बनाती है। वे कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक, कलाकार आदि बनती हैं। परिवार, समाज तथा देश को उनकी शिक्षा से लाभ होता है। स्त्री शिक्षण से समाज का पतन होने की बात सोचना विवेकहीनता ही मानी जाएगी। स्त्री शिक्षा के अभाव में पूर्ण सामाजिक विकास की कल्पना करना बेईमानी है। तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले प्लीज, ताकि नया आने वाला वीडियो आपको शीघ्र मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से 1920 तक किस पत्रिका का संपादन किया? ये मैंने पहले बता दिया था। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया था। रसज्ञ रंजन के रचयिता का नाम कौन है? नाम क्या है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्री नारायण प्रेमगन। रसज्ञ रंजन रचना के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये रसज्ञ रंजन से, महिला मोद से, अद्भुत आलाप से, साहित्य सीकर से। ये महिला मोद से लिया गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1914 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? स्त्री शिक्षा के दोष, स्त्री शिक्षा का अनुचित विरोध, पढ़े लिखों का पांडित्य, स्त्री शिक्षा का विरोध और सामाजिक अहित। तो ये पहली बार प्रकाशित हुआ सरस्वती पत्रिका में 1914 में। पढ़े लिखे का पांडित्य इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। गवारों की भाषा कहा जाता है संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश को, स्वरसेनी को। गवारों की भाषा कहा जाता है प्राकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला ने दुर्वाक्य कहे थे। शकुंतला ने दुर्वाक्य किससे कहे थे? दुष्यंत से, कणव से, अनुसुईया से, प्रियव्रता से। तो शकुंतला ने अपने पति दुष्यंत से कहे थे। सीता को वन में छोड़ने गए थे राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत। सीता को वन में छोड़ने के लिए लक्ष्मण गए थे। सीता ने अपने संदेश में राम को कही थी, क्या कहा था? प्रियतम आर्यपुत्र अन्यार्य राजा। सीता ने राम को राजा कहा था। शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में निरुत्तर करने वाली विदुषी थी। शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में निरुत्तर करने वाली विदुषी कौन थी? गार्गी, अनुसुईया, मंडन मिश्र की पत्नी विजा। तो ये थी मंडन मिश्र की पत्नी। रुक्मिणी ने संदेश भेजा था। किसको भेजा था? श्री कृष्ण को, बलभद्र को, यशोदा को, देवता को। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा था। अब आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध सर्वप्रथम सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया था। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध में लेखक ने किस विषय में विचार प्रकट किए हैं? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध में स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है तथा विरोध को अनुचित बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का उल्लेख कीजिए। तो कुतर्क क्या दिया? पहला दिया है कि पढ़ना लिखना सीखकर स्त्रियां दूसरों का सम्मान नहीं करेगी। दूसरा, प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत कैसी भाषा है? क्या वह अवारों की नहीं, सॉरी यहाँ पर गंवारों की है, ग है यहाँ पर, गंवारों की भाषा थी। प्राकृत संस्कृत के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली जन भाषा थी, वह गंवारों की भाषा नहीं थी। प्राकृत में लिखे दो ग्रंथों के नाम। प्राकृत में लिखे दो ग्रंथ ये हैं, एक है गाथा सप्तशती, दूसरा है कुमारपाल सरित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शकुंतला द्वारा दुष्यंत से कटु वाक्य कहना क्या पढ़ाई का दुष्परिणाम था? शकुंतला द्वारा दुष्यंत से कटु वाक्य कहना पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं था, बल्कि उसको जवाब दुष्यंत की करनी का ही परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शकुंतला ने दुष्यंत से कटु वचन क्यों कहे थे? दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था, बाद में उसे पहचानने से मना कर दिया था,
इसलिए शकुंतला ने दुष्यंत से कटु वचन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में ही क्यों दिए थे? उत्तर इस प्रकार होगा, गौतम बुद्ध ने अधिकांश लोगों में प्रचलित जन भाषा जानकर प्राकृत में ही उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृत नाटकों में स्त्रियां प्राकृत क्यों बोलती थी? आचार्यों ने यह नियम बनाया था क्योंकि संस्कृत कुछ सुने हुए लोग ही बोलते थे, इसलिए स्त्रियां प्राकृत बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, वाक्य का आशय क्या है? यह व्यंग्यपूर्ण वाक्य है। इसका आशय यह है कि स्त्रियों की शिक्षा में कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीता ने राम को राजा मात्र कहकर संदेश क्यों भेजा? राम ने सीता को अन्यायपूर्वक लक्ष्मण द्वारा वन में छुड़वा दिया था, फिर भी उन्होंने राम को राजा मात्र संदेश भेजा था। सीता किसकी पुत्री थी? सीता ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्रियों को शिक्षा न देने की बात करना अनुचित क्यों है? ऐसा करना समाज की उन्नति में बाधक है तथा उनका अपकार करने वाला कार्य है। शिक्षा कैसा शब्द है? शिक्षा व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक बातों का समावेश होता है। अब आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया है? द्विवेदी जी ने प्रमाण सहित बताया है कि प्राचीन काल में भारत में स्त्रियां शिक्षित होती थी। संस्कृत के नाटकों में उनके प्राकृत बोलने का कारण उनका अपढ़ होना नहीं था। प्राकृत में अनेक पुस्तकें रची गई थी, वह शिक्षित लोगों की भाषा थी। संस्कृत कुछ लोग ही समझते थे तथा अधिकांश जनता प्राकृत भाषा बोलते थे। इस कारण नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने स्त्रियों के लिए प्राकृत बोलने का नियम बनाया था। प्राचीन भारत में गार्गी, अनुसुईया, मंडन मिश्र की पत्नी और अनेक विदुषी महिलाएं हुई। स्त्री शिक्षा अनर्थ का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ की रचना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? लक्ष्य क्या है? उत्तर इस प्रकार होगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कुछ पुरातन पथी स्त्री शिक्षा के विरोध में निराधार तर्क देते थे। द्विवेदी जी ने उन के कुतर्कों का खंडन करके स्त्री शिक्षा को समाज के लिए हितकर बताया गया है। उन्होंने ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया, गार्गी, विश्वम्भरा, मंडन मिश्र की पत्नी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख किया है। उन्होंने नाटकों में प्राकृत बोलने का कारण स्त्रियों को अशिक्षित नहीं माना है। स्त्री शिक्षा समाज के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है, यह सिद्ध करना ही इस निबंध की रचना का उद्देश्य है। यही इसका प्रतिपाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक के आधार पर बताइए कि स्त्री शिक्षा के विरोधी क्या कुतर्क देते थे। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी निम्नलिखित कुतर्क देते थे। पहला कुतर्क है, प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा देने का चलन नहीं था। यदि होता तो संस्कृत नाटकों में उनको अपढ़ों की भाषा प्राकृत में नहीं बुलवाया गया होता और इतिहास पुराण आदि में स्त्री शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली का अवश्य लिखा जाता। दूसरा कुतर्क देते हैं, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला द्वारा दुष्यंत के प्रति कटु वचन कहा जाना उसके शिक्षित होने का ही दुष्परिणाम था। तीसरा तर्क देते हैं, शकुंतला और सीता द्वारा दुष्यंत और राम को
भेजे गए कटुतापूर्ण संदेशों का कारण उनका पढ़ा लिखा होना ही था। ये कूतर्क दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये कूतर्क सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का प्रमाण है? नहीं है। उत्तर इस प्रकार होगा, संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों से प्राकृत भाषा बुलवाई गई थी, लेकिन इससे उनका अपढ़ होना प्रमाणित नहीं होता है। उस समय कुछ चुने हुए उच्च शिक्षित लोग ही संस्कृत बोलते थे। जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत अपढ़ गंवारों की भाषा नहीं थी। उसमें जैन तथा बौद्ध धर्म के हजारों ग्रंथ लिखे गए थे। भगवान बुद्ध तथा उनके शिष्य प्राकृत भाषा में ही धर्म का उपदेश देते थे। इससे स्पष्ट है कि प्राकृत शिक्षितों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत संस्कृत के अतिरिक्त सर्वाधिक बोलने वाली जनभाषा थी, इसका प्रमाण लेखक ने क्या दिया? लेखक कहता है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कालिदास आदि नाटककारों के समय सारे शिक्षित लोग संस्कृत बोलते थे। उस समय जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। यदि ऐसा न होता तो महात्मा बुद्ध अपने प्रवचन प्राकृत में नहीं देते। बौद्धों के धर्मग्रंथ त्रिपिटक की रचना भी प्राकृत भाषा में ही हुई थी। बुद्ध का आविर्भाव कालिदास से पहले हुआ था। अंततः प्राकृत में ग्रंथ रचना पहले से ही होती आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में परस्पर क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, भाषा का स्वभाव है कि वह निरंतर विकसित और परिवर्तित होती रहती है। संस्कृत के साथ भी वही नियम लागू होता है। संस्कृत से प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। धीरे धीरे संस्कृत भाषी लोग कम होते गए और प्राकृत भाषा पुष्ट और समृद्ध होती गई। उस समय शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि प्राकृत भाषाएं प्रचलित थी, जो सर्वसाधारण की भाषाएं थी। इनमें पर्याप्त साहित्य लिखा गया। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्राय सारे ग्रंथ प्राकृत में ही रचे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत भी सुशिक्षित जनों और विद्वानों की भाषा थी। इस संबंध में लेखक का क्या महत्व है, क्या मत है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृत भाषा अपढ़ लोगों की भाषा नहीं थी। इसमें अनेक विद्वानों ने उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे थे। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों के अतिरिक्त गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल सरित जैसे प्राकृत ग्रंथ भी विद्वानों और पंडितों की ही रचनाएं हैं। यदि इन रचनाकारों को अपढ़ माना जाए तब तो आज के बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक भी अपढ़ माने जाएंगे, क्योंकि वे आज भी की प्रचलित भाषा हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि में समाचार लिखते हैं। यह मानना निराधार है कि उस समय पंडितों, मनीषियों तथा सुशिक्षितों की भाषा केवल संस्कृत ही थी, प्राकृत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने संस्कृत नाटकों में स्त्रियों के प्राकृत में बोलने का नियम क्यों बनाया? इसका कारण क्या स्त्रियों का अशिक्षित होना था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने उस स्तर के पात्रों के लिए संस्कृत बोलने तथा सामान्य लोगों तथा स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा बोले जाने के नियम बनाए थे। इसका कारण यह था कि उस समय संस्कृत जनसाधारण की भाषा नहीं थी। कुछ चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल पाते थे। उन चुने हुए लोगों की भाषा संस्कृत तथा दूसरे लोगों एवं स्त्रियों की भाषा प्राकृत थी। इसी कारण आचार्यों ने ये नियम बनाए थे। इसका कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने प्राचीन भारत में स्त्रियों के शिक्षित होने के प्रमाण स्वरूप किन विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख किया है? लेखक ने वैदिक और पौराणिक समय में अनेक सुशिक्षित और विदुषी स्त्रियों की उपस्थिति का उल्लेख किया है। इसमें विश्वम्भरा, विज्जा, गार्गी, अत्रि ऋषि की पत्नी, सीता, रुक्मिणी, शकुंतला, त्रिपिटक की थेरी गाथाओं की कवित्रियाँ,
मंडन मिश्र की पत्नी आदि अनेक नारियों के नामों उल्लेख के साथ साथ उनकी विद्वता के प्रमाण भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विक्षिप्त बात व्यथित और ग्रहग्रस्त किनको कहा गया है तथा क्यों? ये भी महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्विवेदी जी का कहना है कि कोई समझदार मनुष्य स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करता। जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे विक्षिप्त, बात व्यथित और ग्रहग्रस्त माने जाने चाहिए। विक्षिप्त पागल को कहते हैं जो उलूल जुलूल बातें करता है, वात रोग से पीड़ित तथा ग्रह के दुष्प्रभाव से ग्रस्त लोग भी बिना सोचे समझे बोलते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोध भी मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों की सोच पर व्यंग्य कथनों को लिखी। अब द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों की सोच पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जैसे यह सब पापी बढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर पापी नहीं है, यह सब पाप बढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती हैं, न वह पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती हैं। दूसरा तर्क दिया है, इस तर्क शास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी। तीसरा है, क्या वह यह कहती है कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। अगला तर्क है, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष की घूंट। ये उनके व्यंग्य कथन दिए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, स्त्री शिक्षा के जो विरोधी सोच रखने वाले हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने दुष्यंत के प्रति शकुंतला के कटु वचनों के बारे में क्या कहा है, अथवा दुष्यंत के प्रति कटु वचन बोलने का कारण शकुंतला का अशिक्षित या अल्प शिक्षित होना नहीं है, इसका क्या कारण है? अपने विचार दीजिए। लेखक ने दुष्यंत के प्रति शकुंतला के कटु वचनों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताकर विरोधियों के दृष्टांत को उन्हीं के विरुद्ध प्रयुक्त किया है। यदि किसी स्त्री के साथ धोखा हुआ है तो चाहे वह पढ़ी लिखी हो या गंवार, धोखा देने वाले के प्रति कटु शब्द निकलना स्वाभाविक क्रिया है। इसका शिक्षित और अशिक्षित होने से कोई संबंध नहीं है। लेखक ने सिद्ध किया है कि अनर्थ कभी भी शिक्षा के कारण का नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र में उपस्थित कुसंस्कारों और दुर्गुणों के कारण हुआ करते हैं। मेरे विचार से यह एक पति के दुर्व्यवहार से पीड़ित एक पत्नी की प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीता द्वारा अपने परित्याग के समय लक्ष्मण द्वारा राम को क्या संदेश भिजवाया गया था? राम ने सीता को लक्ष्मण के द्वारा वन में छुड़वा दिया था। अपने परित्याग और निर्वासन से दुखी सीता ने लक्ष्मण के द्वारा राम को संदेश भेजा था, हे लक्ष्मण, तुम राजा राम से कह देना कि मैंने आग में कूदकर अपनी पवित्रता पहले ही उनके सामने सिद्ध कर दी थी। फिर लोगों के एक मिथ्या कथन को सुनकर मुझे छोड़ देना। क्या तुम्हारी विद्वता महता को शोभा देता है? क्या यह आचरण तुम्हारे कुल के अनुरूप है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीता द्वारा राम को संदेश भेजते समय उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? विचार पूर्वक उत्तर दीजिए। इनका उत्तर इस प्रकार होगा, सीता ने वन से राम को लक्ष्मण के द्वारा संदेश भेजा तो राम को राजा कहकर संबोधित किया। सीता राम को अपना प्रियतम पति अथवा स्वामी भी कह सकती थी। राम ने सीता की परित्याग लोगों में फैले मिथ्या अपवाद को सुनकर किया था। राजा होने के नाते राम को सीता को बुलाकर उनका पक्ष भी सुनना चाहिए था। ऐसा न करके उन्होंने राजा के कर्तव्य को पूरा नहीं किया।
इसी का उलाहना सीता ने राजा राम को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। आपकी दृष्टि से द्विवेदी जी के इस कथन का आशय क्या है? आशय इस प्रकार है, समाज स्त्रियों पुरुषों के मिलने से बनता है। समाज में स्त्रियों की संख्या आधी होती है। यदि शरीर को आधा भाग अविकसित रहेगा तो पूरा शरीर सबल नहीं होगा। इसी प्रकार यदि स्त्री अशिक्षित होगी तो आधा समाज अशिक्षित रह जाएगा। अतः स्त्री शिक्षा का विरोध समाज की उन्नति में बाधा डालने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक पाठ में द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। द्विवेदी जी मानते हैं कि स्त्री शिक्षा समाज तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। इस पाठ में लेखक ने संदेश दिया कि स्त्री शिक्षा के विरोध को समाज के लिए हितकर नहीं माना जा सकता है। प्राचीन काल में स्त्रियां न भी पढ़ती हो, किंतु वर्तमान में उनको उचित और अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। द्विवेदी जी का संदेश है कि स्त्रियों को हर दशा में शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने किन शब्दों में किया है? इस बारे में आपका क्या मत है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। द्विवेदी जी के इस कथन से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि यदि अनर्थ स्त्रियों को पढ़ाने से होते हैं तो पुरुषों द्वारा हुई चोरी, हिंसा, लूट आदि को भी उनकी पढ़ाई का ही परिणाम मानना चाहिए। अनर्थ स्त्री पुरुष दोनों से ही होते हैं। इसका कारण शिक्षा न होकर इनका स्वभाव और चरित्र होता है। अतः स्त्री शिक्षा अनर्थ का कारण नहीं है। द्विवेदी जी के मत से मैं भी सहमत हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। द्विवेदी जी के इस कथन का आशय क्या है? क्या आज की शिक्षा भी व्यापक है? शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना या सिखाना। अतः किसी भी विषय को सीखना शिक्षा के अंतर्गत आता है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, नीति, धर्म आदि सभी शिक्षा के विषय हैं। केवल पढ़ना लिखना सीखना शिक्षा नहीं है। अतः विषयों की भांति यह भी शिक्षा का एक अंग है। लेखक का आशय है, शिक्षा को व्यापक कहने से यही है, आज ज्ञान विज्ञान कला कौशल से संबंधित विषयों का बहुत विस्तार हो गया है। नित्य नवीन खोजों के कारण शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवेदी जी ने शिक्षा प्रणाली के विषय में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? द्विवेदी जी का कहना है कि दोष शिक्षा में नहीं होता है, अनर्थ का कारण शिक्षा प्रणाली हो सकती है। यदि शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और स्त्रियों के लिए हितकारी नहीं है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। स्त्रियों को कहाँ, कितनी और कैसी शिक्षा देनी है, उनको क्या पढ़ाना है, ये बात विचारणीय हो सकती है। स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवेदी जी ने किन लोगों को दंडनीय माना है? क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? उत्तर इस प्रकार होगा, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा को परिवार, समाज और देश के लिए आवश्यक और हितकर मानते हैं। जो इसका विरोध करते हैं वे उनकी दृष्टि से कुविचारी और अविवेकी हैं। वे प्राचीन भारत में नारियों को अशिक्षित बताते हैं तथा वर्तमान में उनको अशिक्षित रखने का षड्यंत्र रचते हैं। वे परिवार, समाज और देश को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। द्विवेदी जी के मतानुसार ऐसे लोग दंडनीय हैं और द्विवेदी जी के विचार से मैं भी सहमत हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में नारी शिक्षा प्रचलित थी। इस कथन के समर्थन में द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपने शब्दों में लिखिए। प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा प्रचलित थी। इस तथ्य को द्विवेदी जी ने अनेक उदाहरण देकर प्रमाणित किया।
उन्होंने पुराने समय में गार्गी, शीला, विश्वम्भरा आदि विदुषी नारियों का उल्लेख किया है। अत्रि ऋषि की पत्नी और मंडन मिश्र की पत्नी की विद्वता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भागवत पुराण में रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र उसके सुशिक्षित होने का प्रमाण बताया है। संस्कृत नाटकों में शकुंतला आदि स्त्री पात्रों के प्राकृत बोलने को भी उन्होंने स्त्री शिक्षा का ही प्रमाण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दूरदर्शी तथा समयानुकूल सोच वाले विचारक थे। इस कथन की विवेचना कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरातनपंथी नहीं थे, वह दूरदर्शी थे। उनकी सोच समयानुकाल थी। उनका मानना था कि पुरानी बातों को बिना विचारे मानना उचित नहीं है, सोच कर देखना चाहिए। जो रीतियां विचार वर्तमान में हितकारी और अनुकूल न हो उनको त्याग देना चाहिए। पुरानी उपयोगी तथा समाज के लिए हितकारी बातों को अवश्य संरक्षण देना चाहिए। प्राचीन काल में यदि स्त्रियां शिक्षित न भी होती तब भी वर्तमान समय में आवश्यकता को देखते हुए उनको उचित शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी दृष्टि में शिक्षा प्रणाली में संशोधन किस अवस्था में करना आवश्यक है? उत्तर इस प्रकार होगा, शिक्षा के विषय के साथ साथ उसे सिखाने की प्रणाली या विधि का भी बहुत महत्व होता है। यदि शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली ठीक नहीं है तो उसमें आवश्यक सुधार किया या कराया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा की प्रणाली स्त्रियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल बनाई जानी चाहिए। उन्हें क्या, कितनी, किस तरह की शिक्षा कहाँ देनी चाहिए, इस पर अच्छी तरह विचार होना चाहिए। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाने वाले हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए। वही परंपरा अपनानी चाहिए जो स्त्री और पुरुष को समानता बढ़ाने वाले हो। इसके तर्क इस प्रकार है, हमारे देश में परंपराएं बहुत समय से चली आ रही हैं। इसमें अनेक परंपराओं को समयानुकूल न होने से त्याग भी दिया गया है। आज स्त्री और पुरुष के प्रति समान दृष्टि पर बल दिया गया है। संविधान की दृष्टि से भी लिंग के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया गया है। स्त्री प्राय सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता का प्रमाण दे रही है। अतः उन्हीं परंपराओं को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाती हैं। तो ये अपना यहाँ वीडियो समाप्त हो रहा है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी पाठ के प्रश्नोत्तर किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।